अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम STA 406 का लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को स्टडी करना है। बेसिकली आपका कोर्स कंटेंट ही जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। ऐसा ही है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की जो है ना फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक उसकी टाइप होती है एस्टिमेशन और दूसरी जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। एस्टिमेशन या एस्टिमेटर्स को हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 को आप थोड़ा सा जो है मेरा सुन सकते हैं, तो आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट्स थोड़ी समझ आ जाएंगे। एक हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट था और एक इंटरवल एस्टिमेट था, ठीक है। और फिर अब जो है हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को स्टडी करना है फाइनल पार्ट में। अब देखते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस या टेस्ट हम कब करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो राइज होता है कि हम हाइपोथेसिस क्यों करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब भी किसी भी चीज़ में हम डाउट हो कि ये चीज़ बेटर है, ये जो है वो बेटर नहीं है, या हम किसी भी सेंस में ले सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या इसको रिजेक्ट है, तो तब जो है ना हम ये टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी उसकी जो है श्योरिटी तक पहुंचने के लिए। तो ज़रा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसका जो है बेसिक जो था है मैंने आपको इंट्रो बता दिया है कि हाइपोथेसिस क्या है। अब हाइपोथेसिस के आपके यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है, मेंशन की गई है। इसको भी मैं आपको अपनी वर्डिंग में ही समझा देती हूँ, इसको आप खुद पढ़ लीजिए। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक फिनोमेना को इंटरप्रेट करने के लिए एक स्टेटमेंट को हम सेट करते हैं, ठीक है, और फिर जो है स्टेटमेंट को अज्यूम कर लेते हैं कि ये किस तरीके से है, ठीक है। फिर कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हुए उस स्टेटमेंट को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आई होप आपको हाइपोथेसिस की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। स्टैटिस्टिकल इसकी कुछ ऐसे हम कह सकते हैं, एन अजम्पशंस अबाउट द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये फर्दर जो है ना टाइप्स है हाइपोथेसिस की। इसमें हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस आ जाएगा और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम कोई भी टेस्ट जो है ना वो जब हम डाउट होता है किसी भी इवेंट में तब करते हैं, ऐसा ही है। अगर जो है किसी इवेंट को टेस्ट करना हो और उसकी हमने पॉसिबल रिजेक्शन को देखना है कि क्या है, वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम किसी भी इवेंट को टेस्ट करते हैं और उसकी पॉसिबल एक्सेप्टेशन जो होती है या एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो वो देखना है कि कितनी है, तो वो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा आपके हैंडआउट्स में देखते हैं। उसने कहा कि नल हाइपोथेसिस वो होती है जिसमें जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मैथमेटिकल जो है वो नल हाइपोथेसिस को देयर विल बी टिपिकली बी एन इक्वल साइन, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को इक्वल साइन के हमेशा रखा जाता है और ये हाइपोथेसिस जो है वो H नोट से इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है इस तरह। इसमें जो होता है ना 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। नल में रिलेशनशिप नहीं होता लेकिन अल्टरनेटिव में होता है। यानी नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। और इनमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इनइक्वालिटी शो की जाती है, यानी इक्वल का साइन या नॉट इक्वल का सिंबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस जो है वो HA या H1 से डिनोट किया जाता है इसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं हाइपोथेसिस की। देखिए, यू माइट हैव केम अप विद अ मेजरेबल हाइपोथेसिस दैट चिल्ड्रन हैव अ हायर IQ इफ़ दे ईट ऑयली फिश फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इस एग्जाम्पल में उसने ये बात की है कि बच्चों ने जो है वो ऑयली फिश ईट की है, उनका IQ जो है वो लेवल हाई हो गया है, ठीक है, बढ़ गया है। अब ये एग्जांपल है, इसको हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में चेक करना है। नल हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर 6 मंथ डू नॉट शो अ हायर IQ लेवल, ठीक है। जिन बच्चों ने 6 मंथ
ऑयली फिश खाई है उनका आईक्यू लेवल जो है वो नहीं बढ़ा। हमने नल हाइपोथेसिस में कहा था कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को वो जो है नहीं, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनके रिलेशनशिप को शो नहीं करता, तो इस वजह से नोट आ गया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो है उनका बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ा है, इसमें नहीं बढ़ा, लेकिन अल्टरनेटिव में बढ़ा है, क्योंकि ये ऑपोजिट होता है ना इसके, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं। चिल्ड्रन who eat oily fish for 6 months will show a higher IQ level। ठीक है, अब इसकी इसी तरह जो है वो एक नेक्स्ट एग्जांपल है। A common statistical method is to compare a population to the mean। ठीक है, इसका एच नोट है, the children will show no increase in mean intelligence। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमने कहा था नल हाइपोथेसिस में 100 जो है वो उस मतलब इक्वल होंगे। अब उसने बात यहाँ पे ये की है कि 100 के बराबर है, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपनी मेन इंटेलिजेंस को जो है वो शो नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, H1 होता है, इनइक्वालिटी को शो करता है, तो यहाँ पे जो है वो म्यू जो है ग्रेटर देन 100 के है, तो ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो अपना इंटेलिजेंस मीन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि म्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक, व्हाट आर एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर्स जो है वो अगर क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एविडेंस, यानी नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करना है या नहीं रिजेक्ट करना है। देखिए अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं करना, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए जो है ना वो एरर अकर होगा। ठीक है, बेसिकली 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर जो है इसको देखते हैं, देखिए एच नॉट राइट बट रिजेक्टेड टाइप 1 एरर में। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। देखिए अगर एक आप लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट आपका राइट हो यानी बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, फुल मार्क्स हो, लेकिन वो फिर भी जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब 10 में से 0 आपको दे दिया जाए, लेकिन आपका टेस्ट है वो 100% राइट हो, तो ये हमारे पास टाइप 1 एरर में आ जाता है। ठीक है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डाटा शोइंग दैट द आउटकम वाज ट्रू। ठीक है, तो ये जो है आउटकम आपको ट्रू मिले लेकिन नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो। टाइप 2 एरर जो होता है इसमें एज नॉट रॉन्ग बट नॉट रिजेक्टेड। ठीक है, यानी अगर आपका टेस्ट गलत हो लेकिन फिर भी आपको फुल मार्क्स दे दिए जाए। ठीक है, ये जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डाटा शोइंग दैट द आउटकम वाज फॉल्स। इसका ज़रा आप हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 1 एरर को उसने कहा कि इसको एरर फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये कब अकर होता है, जब नल हाइपोथेसिस जो होती है वो ट्रू होती है लेकिन इसको फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपका टेस्ट 100% ठीक है फिर भी आपको 0 मार्क्स दिया जाए, तो टाइप 1 एरर में आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है ना टाइप 1 एरर में भी कंपेयर्ड विद सो कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहा गया, यानी अगर आपका टेस्ट 100% ठीक है फिर भी आपको जो है वो मार्क्स कम दिए जाए तो फॉल्स में ही आ जाएगा ना। तो इस तरह थोड़ा सा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से कर लें। बाकी उसने कहा द रेट ऑफ द टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द साइज ऑफ द टेस्ट एंड डिनोटेड द ग्रीक लेटर अल्फा। जो हमारे पास टाइप 1 एरर होता है ना इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, और ये इक्वल जो होता है वह सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अ टेस्ट के इक्वल होता है। इफ टाइप 1 एरर इज फिक्स्ड एट 5% इट मीन्स दैट देयर आर about 5 chances in 100 that will reject H naught when H naught is true। यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर टेस्ट अगर अल्फा इज इक्वल टू 5 किया जाए तो 5% जो है ये हमारे पास जो है वो चांसेस होते हैं 100 में से कि रिजेक्ट होगा या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को सेकेंड काइंड ऑफ एरर कहते हैं। ठीक है, और ये कब अकर होता है, when null hypothesis is false but fails to be rejected। टाइप 2 एरर्स का मतलब है कि एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस वी शुड हैव बीन रिजेक्टेड
और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। द रेट ऑफ द टाइप 2 एरर को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर बीटा से, और ये रिलेटेड होते हैं द पावर ऑफ टेस्ट, जो कि इक्वल होता है 1 माइनस बीटा। ये आपने फार्मूला याद करना है पावर का, ठीक है। और हमारे पास जो है ये टाइप 2 एरर में आती है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि टाइप 2 एरर में पावर ऑफ टेस्ट जो है वो टाइप 1 एरर में है या 2 में। तो आपको पता होना चाहिए टाइप 2 में है, और ये ग्रीक लेटर बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इक्वल होती है पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा के। तो साथ साथ अपने एमसीक्यूज भी क्लियर करते जाए। इसको अब ज़रा हम जो है ना टेबलर फॉर्म में समझते हैं। हमने जो है इनको डेफिनेशंस इनकी देख ली हैं, लेकिन टेबलर फॉर्म में आपके लिए ईजी रहेगा याद करना। देखिए हमारे पास जो है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है और फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है, और यहाँ भी नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को ही, ठीक है। अब जो है ना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया है, यानी वो ट्रू भी है, सही है, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर है जो कि फॉल्स डिसीजन है। ऐसे ही अगर आपका टेस्ट सही हो फिर भी गलत कर दिया जाए तो ये गलत डिसीजन हुआ। नेक्स्ट देखिए, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया गया और वो ट्रू भी है, तो ये एक करेक्ट डिसीजन है। यानी अगर आपका टेस्ट जो है वो अच्छा भी हो और फिर भी वो उसको जो है वो रिजेक्ट ना करे तो जाहिर सी बात है ये करेक्ट डिसीजन हुआ। इसी तरह ये सेम सिचुएशन है, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। नल हाइपोथेसिस जो है वो अगर फॉल्स हो तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और फिर उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर आपका टेस्ट गलत है और उसको रिजेक्ट किया जाए तो ये तो करेक्ट डिसीजन हुआ, ट्रू डिसीजन हुआ। और इसी तरह नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और फिर भी जो है ना उसको रिजेक्ट ना किया जाए तो ये फॉल्स डिसीजन है, ठीक है। इस तरह जो है ना वो कुछ एरर्स अगर होते हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस आ जाएं तो आई होप आपको जो है वो एग्जाम्पल की हेल्प से इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या है। स्टूडेंट्स अब जी हमारे पास जो है वो ये अंडर दी ग्रीन लाइन, ये वाला जो एरिया है शेडेड, ये टाइप 2 एरर है, इसको हम बीटा भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो है वो रेड लाइन शो कर रही है कंप्लीट ग्राफ को एच नोट, यानी ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। इसी तरह ये ग्रीन लाइन जो कंप्लीट है ये H1 को शो कर रही है जो कि अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस है, और ये शेडेड रीजन येलो ये टाइप 1 को शो कर रहा है। अगर जो है हम टाइप 1 एरर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है वो टाइप 2 एरर कम हो जाता है, या अगर टाइप 1 एरर को कम करते हैं तो क्या होता है कि टाइप 2 एरर बढ़ जाता है। ऐसा ही है, देखिए इस रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टाइप 1 एरर है ये कम रीजन में शेडेड है, तो यहाँ पे जो है वो टाइप 2 एरर इसके पास कितना ज़्यादा रीजन हो गया, यानी ये इंक्रीज हो जाएगा टाइप 1 एरर के डिक्रीज करने से। और टाइप 1 अगर टाइप 2 एरर को हम डिक्रीज करें तो ऑटोमेटिकली टाइप 1 एरर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये फैल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर टाइप 1 एरर डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है टाइप 2 एरर, वाइस वर्सा। रिड्यूसिंग द टाइप 1 एरर्स, द चांसेस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये, यानी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने से टाइप 1 एरर जो है वो कम हो सकता है। अब टाइप 2 एरर्स को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी कुछ है कंडीशंस। टेस्ट कंडीशंस एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आर इन ट्रू turn reduces type 2 errors. This increase the number of times we reject the null hypothesis with the resulting increase in the number of time 1 error. सही है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे टाइप 2 एरर और पावर जो है वो आ जाता है। अभी हमने पावर टेस्ट को डिस्कस किया था, वही चीज़ है। पावर जो है बेसिकली टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग दी नल व्हेन अल्टरनेटिव इज़ ट्रू, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो, इसको पावर कहते हैं। पावर इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है। टाइप 2 एरर की जगह यहाँ पे बीटा लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस पी बीटा, सही है। अब उसने कहा कि टाइप 2 एरर जो है वो इक्विवेलेंट वांट टू मैक्सिमाइज द पावर, यानी टाइप 2 एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पावर को बढ़ाएं। अब ये वाले जो है वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि टाइप 2 एरर को हम जो है कम कैसे कर सकते हैं, अगर हम पावर को बढ़ाते हैं तब हम कम कर सकते हैं, बट पावर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू अंडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
इस ग्राफ को जो है समझने के लिए हम ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। सेम एज उस वही चीज़ है, इसमें समझते हैं आसानी से, इसमें आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास टाइप 2 एरर है जो कि 0.36 है, ये इस कलर में शेड किया गया है। और ये हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हमने पावर फाइंड आउट करनी हुई तो अब जो है पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है अभी हमने स्टडी किया है, जो कि इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो भी है इनटू बीटा के, ऐसे ही है। अब देखिए हमारे पास जो है टाइप 2 एरर में, वो यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में टाइप 2 एरर में जो दिया गई है प्रोबेबिलिटी 0.36 है, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 36 करेंगे, 1 माइनस 36, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 0.64 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम जो है वो पावर फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे समझने वाली थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पी वैल्यू। पी वैल्यू बेसिकली ये अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये हमें कम से कम वैल्यू देता है जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में ना यही बताने की आपको कोशिश की जा रही है। और इसका जो फार्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी z जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल है z ऑब्जर्व्ड के, सही है। और इसमें द स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एच नोट ओवर एच नोट इज ट्रू। ये स्टूडेंट जब पी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है ना वो दो कंडीशंस पर बेस करता है, और दो कंडीशंस वो कौन सी हैं। अगर पी वैल्यू लेस देन हो अल्फा से तो एच नोट जो है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन हो अल्फा से तो एच नोट रिजेक्ट नहीं होगा। इन दोनों कंडीशंस को हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे। तो इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, ये जो शेडेड रीजन है पी वैल्यू का है, और जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स हैं कुछ। इफ़ द पी वैल्यू ऑफ आर टेस्टिंग एच नोट इज़ लेस देन, अगर एच नोट जो है वो लेस देन हो पी वैल्यू के 0.10 ग्रेटर देन हो, ठीक है, वी हैव सम एविडेंस दैट एच नोट जो है वो फॉल होगा। इसी तरह अगर 0.05 जो है ग्रेटर देन हो तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एच नोट फॉल्स ही होगा। यहाँ पे कुछ एविडेंस था कि फॉल्स होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह वैल्यू जैसे ही कम होती जाएगी 0.01 तो वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इस तरह 0.001 है तो ये जो है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी बताया है कि जैसे वैल्यूज़ कम होती जाएंगी वैसे ही वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता जाएगा कि एच नोट हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, जब हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस। सबसे पहले सिंपल हाइपोथेसिस को हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। इसका ओवरव्यू मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सिंपल हाइपोथेसिस बेसिकली ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर हैं वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ को देते हैं, ठीक है। इस वन इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्पेसिफाइड। इसकी एग्जांपल है, इफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सिग्मा स्क्वायर वेरियंस है ये, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर में हो तो ये हमारे पास वेरियंस होता है, अगर हमारे पास ये स्क्वायर में मौजूद ना हो तो हम इसको वो पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये हमारे पास वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, द हाइपोथेसिस दैट इट्स मीन यानी म्यू इज से 62, दैट इज यानी म्यू हमारे पास 62 है। अब जो है वी हैव स्टेटेड अ सिंपल हाइपोथेसिस, अभी मैंने बताया है कि इसमें जो है वो आप देख सकते हैं वेरियस और मीन ये एक हमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस और जो मीन है ये लेस देन या ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। अगर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो वो थोड़ा सा हमारे लिए टफ तर्क हो जाता है कि ये जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन अब उन्होंने इक्वल दी है तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है सिग्मा यानी वेरिएंस की भी और मीन की भी। एज द मीन एंड वेरिएंस टुगेदर स्पेसिफाइड आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली। तो आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिट हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस वो पैरामीटर होते हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं देते, यानी या तो लेस देन की फॉर्म में होंगे या ग्रेटर देन की फॉर्म में, ठीक है। आई हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल विच नॉट ऑल दी पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड, यानी इनके पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होती।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वेरिएंस लेस देन है 4 से, ठीक है। इसी तरह जो है मीन वो ग्रेटर देन है 62 से। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं असाइन की गई, तो इसे हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन ये एक ही मतलब है इनका। अब जो है क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। टेस्ट स्टैटिक्स में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें उसको क्रिटिकल रीजन कहते हैं। और इसकी जो है वो टेस्ट स्टैटिक्स में पार्टीशंस की जाती है 2 रीजन में, एक रीजन जो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है और दूसरा रीजन जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करता। तो इस सब में यही बताया गया है। ज़रा नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिटिकल रीजन किस तरह जो है फॉल करता है। देखिए अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपके पास जो है ब्लू शेडेड एरिया क्रिटिकल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है क्रिटिकल रीजन। इसी तरह क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर जो है इस साइड फॉल करेगी कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, और इसी तरह स्टूडेंट्स ये दोनों तरफ भी हो सकता है। लेक्चर नंबर आपने 6 में देखा होगा, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं शॉर्ट तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम जो है α/2 लगाते थे, क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे है इसलिए α/2 होगा, क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है राइट साइड पे भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, ये जो है इम्पोर्टेंट है एज MCQs के लिए। क्रिटिकल रीजन बेसिकली मैं आपको अपने वर्डिंग में ही बता देती हूँ, जो कि एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन को सेपरेट करती है। अब एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये क्रिटिकल वैल्यू है, C स्कोर है, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी है, जो डायग्राम हमने पढ़ी है। अब देखिए ये जो इसके अलावा जो पीछे बच जाता है ये सारा रीजन, इसको हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, और जो इन दोनों को सेपरेट करता है इसको क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताए हैं, अल्फा एंड द रिजेक्शन रीजन। स्टूडेंट जो रिजेक्शन रीजन होता है या हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू है वो H1 पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यू लेस देन है 3 से, अगर म्यू लेस देन होगा तो वो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पर लाई करेगा या फॉल करेगा। अगर हमारे पास म्यू ग्रेटर देन होगा 3 से तो ये राइट साइड पर फॉल करेगा। इसी तरह अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू 3 होगा, यानी ये 3 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों साइड पे लाई करेगा, जिससे ये α/2 बन जाएगा। अब देखिए फर्स्ट अब डायग्राम में यहाँ पे अल्फा है, यानी लेफ्ट साइड पे ही एक क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है, और यहाँ पे जो है राइट साइड पे एक ही फॉल कर रहा है तो जस्ट अल्फा होगा। यहाँ पे दोनों साइड पे फॉल कर रहे हैं इसलिए α/2 होगा। तो ये मैंने जो है वो जल्दी से और इजी वर्डिंग में कवर कराने की कोशिश तो की है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 2 टेल्ड टेस्ट आ जाता है। 2 टेल्ड टेस्ट जो है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे इक्वली बिटवीन द 2 टेल्स ऑफ द क्रिटिकल रीजन। देखें जब हमने क्रिटिकल रीजन को दोनों इक्वल डिवाइड किया है बिल्कुल सेंटर से, 2 टेल्ड टेस्ट को जो है हम यूज़ करेंगे। अब अगर कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर फेल करती है तो जो है हम रिजेक्ट कर देंगे, फेल टू रिजेक्ट H0, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन तब होगी जब ये क्रिटिकल वैल्यूज़ पर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करेगी, और यहाँ पे होगी तब हम इस रिजेक्शन को फेल कर देंगे। और 2 टेल्ड टेस्ट जो है वो यूज़ कब किया जाता है, इसकी ये 2 कंडीशंस हैं। जब हमारे पास H0 यानी नल हाइपोथेसिस इक्वल होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट भी कुछ हमारे पास टेस्टिस हैं, उसको देखते हैं कि वो किस कंडीशंस की बेस पर हैं। राइट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल होंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइट टेल टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू राइट पर ही फॉल कर रही है, ठीक है। बाकी जो है इस रीजन में अगर होगा तब हम रिजेक्शन को
नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन को फेल कर देंगे। लेकिन ये जो है क्रिटिकल रीजन राइट पर ही फॉल होगा, और ये इस कंडीशन में होगा जब ये दोनों सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह लेफ्ट टेल टेस्ट है। लेफ्ट टेल टेस्ट नल हाइपोथेसिस जब इक्वल हो जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब लेस देन होगा तब अप्लाई होगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पर ही क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है। आपने वैसे ही याद रखना है कि क्रिटिकल रीजन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ये इसका मेन पॉइंट है। ये समझ आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी सारी समझ आ जाएगी, और इस रीजन में जो है हम रिजेक्शन को फेल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रोसीजर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो है उसने कहा है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, और इनमें जो स्टेप्स हैं वो हम नोट्स में देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए जो है स्टेट करना है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल और अल्टरनेटिव का आपको पता ही चल गया होगा कि H0 जो है वो नल हाइपोथेसिस है और H1 जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी अल्फा, उसकी वैल्यू क्या है। चूज एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिंग्स। टेस्ट स्टेटिंग्स में स्टूडेंट्स वो स्टेप्स होते हैं, अगर हमारे पास वेरिएंस ना हो, ठीक है, सिग्मा यानी मीन ना हो, तो हम इन सबको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद जो है क्रिटिकल रीजन को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी रिजेक्ट करना है H0 को। उसके बाद इसकी कंक्लूजन्स आ जाएंगी कि इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन क्रिटिकल रीजन देन वी रिजेक्ट। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करेगी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट उसने कहा टेस्ट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट बेस्ड ऑन Z डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अब हमने कुछ केसेस को डिस्कस करना है। केस नंबर 1 है दैट टेस्ट वेदर द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, अगर जो है नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नोट के इक्वल हो जाए व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। इसी तरह केस 2 है टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। सेकेंड स्टेप में हमने उनको जो है जब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन हो। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन नोन था केस 1 में, यहाँ पे जो है वो अननोन भी हो सकता है और सैंपल साइज लार्ज होगा। केस 3 में क्या है कि टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। इसमें जस्ट जो है सैंपल साइज का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें कोई भी जो है वो लिंक नहीं है केस 3 में। केस 4 देखते हैं, इसमें जो है डिफरेंस कहा गया है बिटवीन मीन्स ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस μ1 माइनस μ0 इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो नॉन होगा। इसी तरह टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होगा। और इसी में भी सेम वही बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, और ये जो है वो इक्वल होगी स्पेसिफाइड वैल्यू के, लेकिन सैंपल साइज जो है वो लार्ज होगा। इसी तरह केस 7 है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होगी स्पेसिफाइड वैल्यू के और व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। केस जो है नंबर 8 है, इसमें डिफरेंस कहा गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, लेकिन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। और इसका अब ज़रा हम नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नो। अगर सिग्मा नोन होगा तब हमने जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे टेस्ट करना है, यानी टेस्टिंग हाइपोथेसिस कैसे करेंगे, इसके जो है कुछ पॉइंट्स से स्टेप्स वो देखें। सबसे पहले क्या करना है, हमने स्टेट करना है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए, अगर हमारे पास इसकी कुछ ये कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होंगी तो हम अपनी जो है वो कह सकते हैं कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस को कंप्लीट कर सकेंगे। अगर H0 जो है यानी इसमें नल हाइपोथेसिस में म्यू इक्वल होगा म्यू नोट के, तो हमारे पास अगर नल हाइपोथेसिस में ये है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। अगर ये इक्वल होगा, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डज नॉट इक्वल होगा। ठीक हो गया।
इसी तरह अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस लेस देन या इक्वल टू एच नोट होगा तो इसके वाइस वर्सा अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होगा। इसी तरह नल हाइपोथेसिस अगर ग्रेटर देन म्यू नोट के होगा तो इसके वाइस वर्सा अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन होगा। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमने थर्ड स्टेप में जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। फोर्थ स्टेप में क्या आता है, डिटरमाइन करनी है क्रिटिकल रीजन कि वैल्यू जो है वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है। क्रिटिकल रीजन में होगी तो हम क्या है करेंगे, इसमें नल हाइपोथेसिस को क्रिटिकल रीजन में इसमें रिजेक्शन कर देंगे, ठीक है। और याद रखना है कि क्रिटिकल रीजन में हमेशा जो है वो अल्टरनेटिव रीजन का जो है वो हाइपोथेसिस का लिंक होता है। अब देखिए अगर इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो डज नॉट इक्वल होगी, यानी जो हमारे पास डज नॉट इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों तरफ है। ज़रा मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल रीजन जो है वो फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन जो है अगर कहा जाए कि दोनों हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ फॉल कर रहा है। अब क्या होगा कि अल्फ़ा इधर भी है अल्फ़ा इधर भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बाय 2 बनेगी इसकी कंडीशन, ये 2 पर डिवाइड होगा, दोनों तरफ ही क्रिटिकल रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, तो इसका जो है वो z ग्रेटर देन है z अल्फ़ा बाय 2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन है। एग्जैक्ट नहीं है, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होगा तो हम जस्ट z अल्फ़ा लिखेंगे, और ग्रेटर होगा तो क्रिटिकल रीजन राइट साइड पर जो है फॉल करेगा। क्रिटिकल रीजन अगर हमारे पास ग्रेटर देन हुआ तो जस्ट जो है वो राइट साइड पर फॉल करेगा, यहाँ पर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास तो पॉजिटिव में आएगा, राइट साइड पे फॉल करेगा तो आपको पता है पॉजिटिव में आता है, राइट साइड ये है हमारे पास, इसमें पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फॉल नहीं करेगा, इसमें क्लॉज ये लगा देते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रीजन लेस देन होगा तो वो लेफ्ट साइड पे फॉल करेगा, जो जिस पे नेगेटिव आएगा। तो मैंने जो है कोशिश तो की है कि आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे आप ग्रेटर देन है तो ये हमारे पास जो है वो c ग्रेटर देन c अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अगर लेस देन है तो यानी लेफ्ट साइड पे फॉल करेगा क्रिटिकल रीजन, इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया है। नेक्स्ट इसकी कंप्यूटेशन करनी है, यानी मीन और सिग्मा को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर जो है इसका कंक्लूजन निकाल लेना है। इट कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट द एच नोट अदरवाइज विल नॉट रिजेक्ट। ये तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते आए हैं कि अगर क्रिटिकल रीजन पर फॉल करेगी तो रिजेक्ट करेंगे एच नोट को, और अगर नहीं फॉल करती तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसकी। स्टूडेंट्स अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ इनको हमने जो अभी केस डिस्कस किए हैं उन केसेस को, उन स्टेप्स को जो कि 5 से 6 है फॉलो करते हुए इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ये देखिए अभी जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मी ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नोन, ठीक है। याद रखने जब सिग्मा नोन होगा, इसके जो है जो केस स्टेप्स हमने स्टडी किए हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, Does an average box of cereal contain 368 grams of cereal? A random sample of 25 boxes showed mean हमारे पास है 37, 2.5 एंड कंपनी है स्पेसिफाइड सिग्मा जो है वो 15 के इक्वल है, ठीक है। ग्राम्स टेस्ट एट द अल्फा जो है यानी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.05 गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी जो आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है कि अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस को जो है हमने बयान करना होता है, ठीक है, स्टेट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 368 ग्राम्स उसने कहा कि
सीरियल बॉक्स जो है वो कंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये दो हाइपोथेसिस हो सकती हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस है म्यू इज इक्वल टू 368 ग्राम्स। अब देखिए हमारे पास जो है वो ये 368 ग्राम्स के इक्वल है, तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली इसके ऑपोजिट होगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 368 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशंस थी दोनों ये टू टेल टेस्ट में थी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमने किया था कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको डिस्क्राइब किया था, जो कि 0.05 है। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिक्स करना था, क्योंकि जी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सिग्मा नोन है, तो इसमें जो है जी डिस्ट्रीब्यूशन जब अप्लाई करेंगे उसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर से ही पढ़ते आए हैं, एक्स बार माइनस म्यू नोट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन अंडर एच नोट, ठीक है। और फिर हमने क्रिटिकल रीजन को फोर्थ स्टेप में डिस्कस करना था। देखिए क्रिटिकल रीजन जो है यहाँ पे अब ये टू टेल टेस्ट है, ठीक है। और टू टेल टेस्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पर भी अप्लाई होगा, राइट साइड पर भी, जिसकी वजह से ये हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। और अल्फ़ा बाई 2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे 0.025 आ जाएगी, और टेबल वैल्यू जो है वो इसकी 1.96 आ जाएगी, ठीक है। यानी क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास 0.05 था अल्फ़ा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। जब इसको हम जो है टेबल पे देखेंगे तो 1.96 आ जाएगा। और टेबल पर देखना मैंने जो है वो पिछले लेक्चर्स में आपको सिखाया है। फिर सिंपली क्या करेंगे, आपने इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास फार्मूला है टेस्ट स्टैटिक्स जी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स बार भी हमारे पास है, म्यू नोट की वैल्यू भी है, सिग्मा की वैल्यू भी है, और स्क्वायर रूट एन की वैल्यू भी है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 1.50 आ जाएगा। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं। अब कंक्लूजन उसकी ये है कि एज कैलकुलेटेड वैल्यू z इज इक्वल टू 1 सो डज नॉट फॉल इन दी क्रिटिकल रीजन। देखिए हमारे पास जो है ये 1 अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो यहाँ पे उसने कहा कि ये जो है वो क्रिटिकल रीजन पर फॉल नहीं करती, तो इस वजह से इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अगर ये क्रिटिकल रीजन पर फॉल करती तो हम कह सकते थे ये रिजेक्ट हम जो है वो कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपने क्या करना है, इसकी पी वैल्यू को देखना है, वो भी सेम एज ऐसे ही है, ठीक है। इसमें जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट इसमें फार्मूला जो है फोर्थ स्टेप में आके चेंज होगा। वहाँ पे हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन का अप्लाई किया था, पी वैल्यू में इसका जो है जो फार्मूला हमने स्टडी किया था वो अप्लाई करेंगे। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे 368 है, और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस आपको पता है कि ऑटोमेटिकली इसके ऑपोजिट होती है, तो डज नॉट आ जाएगा इक्वल, ठीक है। फिर जो है इसके बाद लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का स्टेप आता है सेकंड, 0.05 है, और फिर जो है जी डिस्ट्रीब्यूशन से अप्लाई की गई वैल्यू 1.50 है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है पी वैल्यू। पी वैल्यू का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जी ग्रेटर देन जी ऑब्जर्व वैल्यू। अब ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1.5 आ गई है, प्रोबेबिलिटी जी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.0668 आएगी स्टूडेंट्स, और जो है 0.668 ये ग्रेटर देन है अल्फ़ा से यानी 0.05 है, इससे तो ये ग्रेटर देन है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट नहीं कर सकते एच नोड को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसकी पी वैल्यू के हमने दो कंडीशंस को स्टडी किया था, ठीक है। तो वो कंडीशन ये अप्लाई की गई है, ग्रेटर देन होगी तो हम इसको जो है वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर जो है अल्फ़ा हमारे पास ग्रेटर होगा तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे, अगर स्मॉलर होगा तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पी वैल्यू का जब टॉपिक हमने पढ़ा था अभी, तो मैंने इन दोनों कंडीशंस को आपको बताया था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, उसको भी अभी देख लेते हैं। The heights of college male students are known to be normally distributed with a mean of 67.39 inches and sigma is equal to 1.30 inches. ठीक है, a random sample of 400 students showed a mean height of 67.47 inches using a 0.05 significance level. Test the hypothesis. हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। देखिए अब हमारे पास एच नोट यहाँ पे है, म्यू इज इक्वल टू 67.39, और अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव जो कि हमारे पास H1 है वो म्यू यहाँ से H1 ग्रेटर देन है 67.39 से। तो आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इस पे आप देख सकते हैं उन्होंने जो है वो
हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो फर्स्ट स्टेप के है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उनका जो है खुद ही एग्जाम्पल में डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल, आप देख सकते हैं ये दोनों उन्होंने खुद ही बता दिया है। ठीक है, जो अभी हमने एग्जाम्पल की है उसमें हमने खुद बनाई थी। तो इस वजह से ये कंडीशन जो है अप्लाई होती है वन टेल टेस्ट में, और इसमें जो है अल्फा 0.05 ही है, जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। सिंपली आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपके पास गिवन है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.23। फिर क्रिटिकल रीजन जो है वो फॉल किस में कर रहा है। अब देखिए ये वन टेल्ड टेस्ट है। वन टेल टेस्ट में जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन था, हमने ग्राम में उसमें डायग्राम जो बनी हुई थी उसमें देखा था कि वो राइट साइड पर लाई कर रहा है। तो राइट साइड पे होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो इस वजह से ये हमारे पास जी ग्रेटर देन जी अल्फा आ जाएगा। अल्फा 0.05 है, इसकी वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो 1.645 आ जाएगी। इसमें अल्फा बाय 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जस्ट वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट नहीं है। कैलकुलेशन में देखते हैं, कैलकुलेशन उसने ये की है कि कैलकुलेटेड वैल्यू जी की 1.23 है, डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, इसलिए इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए ये वाली 1.23 है, ये फॉल कर रही है। ठीक है, उसने कहा कि ये जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो भी स्टूडेंट सेम एज वैसे ही करनी है जैसे हमने पिछली दो एग्जाम्पल्स की हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 is taken from a normal population with the known variance 25 है। if the mean of the sample is 42.6, ठीक है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, जिसमें हमारे पास जो है म्यू दिया गया है 45 अगेंस्ट द अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है 45 के इक्वल है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो म्यू लेस देन है 45 से। फिर हमारे पास अल्फा जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.05 ही है, तो इसमें जो है वो सेम सारी वैल्यूज़ कंडीशंस इन्होंने खुद ही दी हुई हैं। तो ये भी हमारे पास वन टेल टेस्ट होगा। इसमें जो है इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नल हाइपोथेसिस इक्वल है, लेकिन ये जो है ना वो लेस देन है 45। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल में ये आपके पास ग्रेटर देन था। अगर ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे लाई करेगा, और अगर लेस देन होगा तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, और लेफ्ट साइड पे जब करेगा लाई तब हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट आपका यहीं पे क्लियर कर दिया है। वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है। उसके बाद जी आपके पास जो है इसका फार्मूला आप अच्छे से अब तो रट गया होगा क्योंकि काफ़ी बार हम इसका पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल रीजन आप देखते हैं, क्रिटिकल रीजन मैंने आपको बताया है ये लेस देन है, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर लाई कर रहा है, तो माइनस जी अल्फा आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है हम जब टेबल में देखेंगे माइनस 0.05 की, तो ये माइनस 1.645 बन जाएगी, और इसकी वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। यानी हमारे पास सैम्पल मीन हमें दिया गया है माइनस म्यू नोट यानी पॉपुलेशन मीन ये भी है, ओवर सिग्मा की वैल्यू भी है, और स्क्वायर रूट और एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है माइनस 2.88 आ जाएगा। फिर इसके बाद उसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में यही है कि ये जो है वो फॉल कर रहे हैं माइनस 2.88 क्रिटिकल रीजन में। इस वजह से जो है क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। तो ये जो है इस तरह था। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड केस। सेकंड केस में स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपके हैंडआउट्स में देखते हैं। सेकंड केस में जो है यहाँ पे सिग्मा अननोन होगा। ठीक है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा इज अननोन। जब सिग्मा जो है वो अननोन होगा, जो केस 1 था उसमें सिग्मा नोन था और इसमें सिग्मा अननोन है। अब इसके स्टेप्स को देखते हैं कौन कौन से हैं। स्टूडेंट जो सेकंड केस के स्टेप हैं वो सेम एज फर्स्ट केस के स्टेप की तरह ही है, लेकिन इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सिग्मा अननोन है। जब सिग्मा हमारे पास अननोन होगा तो एन जो सैम्पल साइज़ है वो ग्रेटर देन 30 होगा, और जब सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 30 होगा तो हम जो है वो सैम्पल मीन को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो यानी सिग्मा की जगह पर एस का यूज़ करेंगे हम अपनी जी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है केस 2 में। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एक्स माइनस म्यू नोट ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट एन, लेकिन जो केस 1 था जिसमें हमारे पास सिग्मा नोन था वहाँ पे हम एस की जगह पर सिग्मा यूज़ कर रहे थे। तो सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपने सैम्पल साइज इंक्रीज होने से सिग्मा की जगह पर एस यूज़ करना है, यानी पॉपुलेशन मीन की जगह
सैम्पल मीन को यूज़ करना है। बाकी सारे स्टेप वही हैं केस 1 की तरह ही। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को देखना है, फिर आपने अल्फा को, जो कि आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें, ठीक है, उसको करना है डिनोट। फिर आपने टेस्ट करना है एस्थेटिक्स, फिर क्रिटिकल रीजन 4 स्टेप में आ जाएगा, 5 स्टेप में कंप्यूटेशंस और 6 में कंक्लूजन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जो है एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है ये भी। फर्स्ट आपको केस की समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली सेकंड केस की भी आपको समझ आ जाएगी, जस्ट उसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है। The IQ of the college students are known to be normally distributed with a mean of 123, a random sample of 49। वैसे मैं आपको बता देती हूँ मीन 123 गिवन है, रैंडम सैम्पल 49 है, ठीक है, और एवरेज IQ ऑफ यहाँ पे रिप्रेजेंट है 120.67 और जो आपके पास सैम्पल मीन है वो है 8.44। टेस्ट दी हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है डेट म्यू इज इक्वल टू 123। देखिए अगर हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस वो 123 होगा, ठीक है, अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव इट इज़ लेस लेट, तो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि म्यू जो है 123 है, ऐसा ही है, ये रिप्रेजेंट भी किया गया है आपके गिवन डाटा में 123। अब म्यू तो 123 है, लेकिन नेक्स्ट उसने बात यहाँ पे ये की है अल्टरनेटिंग डेट इज लेस, यानी कम है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह कंडीशन शो की जाएगी। तो उन्होंने जो है वो आपको राइट करके नहीं बताया, जैसे वैसे ही बता दिए हैं, आपने इसको खुद थोड़ा सा समझ के करना होगा। अब आप देख सकते हैं नोट्स में कि इसको एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने राइट किया है, उसके बाद जो है वो नल हाइपोथेसिस 123 है अभी बताया है, और ये हमारे पास म्यू लेस देन है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हमने मिस्टेक की है, म्यू को ग्रेटर कर दिया है, यहाँ पे कंडीशन में हमारे पास म्यू लेस देन था। ठीक है, तो ये हमारे पास वन टेल टेस्ट बनेगा और सिग्निफिकेंस लेवल आ गया है। टेस्ट दैट इज टू बी यूज, ये z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नोट ओवर s ओवर स्क्वायर रूट n, जस्ट यहाँ पे s आना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो म्यू लेस देन है, अगर लेस देन होगा तो ये क्रिटिकल रीजन हमारे पास लेफ्ट साइड पर लाई करेगा, जिसका मतलब है कि नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव z हमारे पास 0.05 आ जाएगा, जो कि हमारे पास होते हैं, इसकी वैल्यू टेबल में देखेंगे 1.645। इन सब की वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूला में जो है वो पुट कर लेना है, और पुट करने के बाद आपके पास -1.93 आ जाएगा। अब उसकी कंक्लूजन देखिए ज़रा, उसने कहा कि जो -1.93 है फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में, तो इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, कैन वी रिजेक्ट द क्लेम दैट द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज एट लीस्ट 50 इफ़ अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 मेंबर्स हैज़ अ मीन ऑफ 48.7, यानी मीन दिया गया है, ये आपके पास जो है रैंडम सैंपल है यानी n है, ये x बार आ गया है। इसी तरह सिग्मा 3.1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे s को यूज़ करेंगे, और उसके बाद अज्यूम ऑल मेंबर्स एजेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्ट, यहाँ पे आपके पास जो सिग्निफिकेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कह सकते हैं 0.01 है अल्फा। ठीक है, तो नोट्स पे सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास जो है वो म्यू लेस ग्रेटर देन या इक्वल है 50 के, और ये हमारे पास लेस देन है। यहाँ पे आप अपनी कंडीशंस देख सकते हैं हैंडआउट्स में, यहाँ पे उसने कहा एट लीस्ट, कम से कम, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो लेस देन भी इसका साइन यूज़ किया गया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके ऑपोजिट होता है, तो ये भी बेसिकली वन टेल टेस्ट ही है, और इसमें जो है आपने सेम एज वैसी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ये हमारे पास जो है क्रिटिकल ये लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन है, और फिर इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा z 0.01 जो कि क्रिटिकल रीजन है, और उसकी आप वैल्यू टेबल में जब देखेंगे 2.33 आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपके पास फार्मूला आपने पुट करना है, x बार की वैल्यू 48.7 है, माइनस म्यू नोट की वैल्यू 50 आ जाएगा, ओवर s 3 है, ओवर स्क्वायर रूट n जो है वो 36 है। इन सबको आपने प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर आएगा
-2.52 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो है वैल्यू भी फाल कर रही है क्रिटिकल रीजन में -2.52, इस वजह से इसको हम जो है H0 को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टूडेंट यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।